हेलो एंड वेलकम गाइस। आज का लेक्चर हमारा होगा ना पार्लियामेंट से रिलेटेड। पार्लियामेंट से इससे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट देखा, जिसमें हम लोगों ने थ्री ऑर्गेनाइजेशन को देखा, प्रेसिडेंट को देखा, लोकसभा को देखा, राज्यसभा को देखा। ठीक है, इस प्रकार से उसके कार्य अवधि को देखा और प्रेसिडेंट के क्या रोल होते हैं। ठीक है, इस पार्लियामेंट में साथ ही साथ हम लोगों ने लोकसभा के बारे में जाना, उसके कंपोजिशंस, कितने हाईएस्ट सीट होने चाहिए, कितने प्रेजेंट सीट हैं, क्या वो इलेक्टेड हैं प्लस नॉमिनेटेड हैं, क्या वो ओनली इलेक्टेड हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके टर्म्स को देखा, फिर उसके क्वालिफिकेशंस को देखा, जिसमें क्वालिफिकेशन में कितने सिटीजन होना चाहिए, 25 ईयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने उनके क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन के बारे में जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसक्वालिफिकेशन, स्टेचुअरी डिसक्वालिफिकेशन, जिसमें हम एंटी डिफेक्शन लॉ प्लस हम आरपीए एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के बारे में जाना। ठीक है, फिर हम राज्यसभा के बारे में जाना, राज्यसभा को किस प्रकार से इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उसमें इलेक्शन होता है, परमानेंट हाउस है, या फिर 1/3 2 ईयर्स में डिजॉल्व रिमूव होते हैं, साथ ही साथ वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने उसके टर्म्स को भी देखा, क्या हाउस के टर्म्स कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या परमानेंट मेंबर्स हाउस में होते हैं। ठीक है, फिर दोनों के बीच डिफरेंस को देखा, किस प्रकार से उसका इलेक्शन होता है और राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। ठीक है, फिर हम आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसके लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। ठीक है, कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में प्रिसाइड करते हैं, साथ ही साथ राज्यसभा में कौन से करते हैं। ठीक है, लोकसभा में क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है, सरल राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है, किस प्रकार से उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि स्पेशल पावर राज्यसभा की क्या होती है। जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 220, 249 और 312 में देखा कि राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स होते हैं। ठीक है, तो इस केसेस में स्पेशल पावर को देखेंगे। फिर देखेंगे प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में किस प्रकार से समनिंग होती है, किस प्रकार से प्रोरोगिंग होती है, किस प्रकार से डिजोल्यूशन होता है, किस प्रकार से एडजर्नमेंट होता है, किस प्रकार से एडजर्नमेंट साइनिंग ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसीडिंग को देखा। फिर हम लोगों ने देखा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हम लोगों ने बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन को देखा। बजट सेशन और मानसून सेशन प्लस विंटर सीजन को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि दो सदन के बीच कितने 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ना आज के लेक्चर में किस प्रकार से हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर वर्क करता है। ठीक है, तो आज हम स्पेशल पावर देखते हैं स्पीकर का। स्पीकर के पास कौन कौन से स्पेशल पावर होते हैं। ठीक है, अगर ही प्रिसाइड ओवर जॉइंट सेशंस ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, क्या वो किसी भी सेशन में, ठीक है, वो किसी भी सेशन को क्या कर सकता है, ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड कर सकता है। ज्वाइंट सेशन मीन लोकसभा और राज्यसभा। जब ज्वाइंट सेशन की बात आती है ना, तो कौन राष्ट्रपति बुलाता है ज्वाइंट सेशन। अब उस केसेस में उसके अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, किसके, लोकसभा के, मीन्स स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है इन दिस केसेस। ठीक है, अब्सेंस ऑफ डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड, अगर स्पीकर अब्सेंस रहता है तो उस केसेस में डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर अब्सेंस रहता है उस केसेस में कौन, ऑप्शन डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन नहीं, डिप्टी चेयरमैन, इस बात को याद रखना। पहला स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, फिर डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ही डिसाइड्स वेदर द बिल मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, क्या वो बिल मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, कौन तय करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कौन, स्पीकर्स। ठीक है, अब ही हैज द राइट टू वोट ए कास्टिंग वोट, अगर टाइप हो जाता है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच टाइप हो जाता है, तो उस केस में कास्टिंग वोट किसके द्वारा की जाती है, स्पीकर्स के द्वारा, जिसको फाइनल डिसीजन माना जाता है। ठीक है, स्पीकर अगर अपोजिशन के पास है तो अपोजिशन उसका रूल करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में देखा। फिर देखते हैं इसके कुछ इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर। अब देखो इसके पास कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं होते हैं, किसके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं होती, स्पीकर के पास किसी भी तरह का स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं होता। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर मस्ट बी द मेंबर ऑफ हाउस,
स्पीकर क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, हाउस का मस्ट मेंबर होना चाहिए। मतलब हाउस में अगर वो मेंबर होता है तो 25 ईयर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। लोकसभा का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ना उसमें ये मेंशन है, ठीक है। फिर यूजुअली मेंबर बिलोंगिंग टू रूलर पार्टी इज इलेक्टेड। अब क्या होगा, यूजुअली जो किसके द्वारा रूलिंग पार्टी का मेंबर होगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी से इनमें सिंपल मेजोरिटी से अगर पास किया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा जो प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं। जैसे अगर 543 मेंबर प्रेजेंट में है, अगर उसमें मान के चलो अब्सेंट रहते हैं कुछ मेंबर्स, 530 मेंबर्स, 13 मेंबर अब्सेंट है, 530 मेंबर में 265 मेंबर से प्लस क्या मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। तो उस केसेस में क्या होता है कि वो इलेक्ट किया जाता है, स्पीकर इलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार से रूलिंग पार्टी के मोस्टली होते हैं। When the Lok Sabha is dissolved, the speaker remains until the first meeting of the new assembly, when the new speaker is elected. अब जब तक स्पीकर कब तक रहेगा, डिजोल्व होने के बाद भी रहेगा, जब तक न्यू असेंबली ना बन जाए, जब तक न्यू क्या स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए, तब तक वो स्पीकर वर्क करेगा, ठीक है। ये नहीं कि डिजोल्व हो जाता है लोकसभा तो स्पीकर भी डिजोल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट पीपीटी की बात करें तो नेक्स्ट पीपीटी में हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। पर वाइस प्रेसिडेंट, अब देखो वाइस प्रेसिडेंट किसका रोल निभाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो होता है ना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो वाइस प्रेसिडेंट रोल निभाता है, ठीक है। अब हम बात करें ना कि सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा होगा, आप लोग बताएं। फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सा होता है, राष्ट्रपति का होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट का होता है, इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का होता है। इस प्रकार से जो है ना पोस्ट चलता रहता है। तो 7 से 8 पोस्ट आपको कंटिन्यू याद रखनी है, कभी कभी पूछे जाते हैं हाईएस्ट पोस्ट कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। तो इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। फिर प्रिसाइडिंग, अब देखो सेम रोल इसका सेम रहेगा, क्योंकि हर चीज जो लोकसभा स्पीकर जो रोल निभाते हैं, जैसे कास्टिंग वोट का रोल, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल, ठीक है, प्रिसाइडिंग करेगा, फिर क्या करेगा, कास्टिंग वोट करेगा, फिर क्या करेगा, डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अब लास्ट डिसीजन इसी के द्वारा लिया जाएगा किसी भी तरह का, रेफरिंग बिल और मोशन टू द कमिटी। अब क्या होता है कि जब हम किसी भी एक्ट को लाते हैं ना, किसी भी गजट के द्वारा किसी भी बिल को लाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के कहीं भी पेश करते हो, तो वो जब मोशन या बिल कमिटी के द्वारा जज किया जाता है ना, तो वो कौन करता है, किसको कौन रेफर करता है, वो करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट पीपीटी की बात करें तो फिर हमारा देखो बिल, बिल किस प्रकार से, बिल जो है ना पहले गजट के रूप में आता है, ठीक है। फिर उसे क्या होता है, गजट के रूप में आता है, फिर उसे पास किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद पास किया जाता है। फिर क्या होता है, तो उसके द्वारा इंट्रोडक्शन किसी पार्लियामेंट के किसी सदन में होगा, चाहे लोकसभा में होगा। ऑर्डिनरी बिल है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में हो सकता है, मनी बिल है तो ओनली लोकसभा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन कुछ केसेस में होते हैं, जैसे हमारा कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है, ठीक है। तो बिल के अनुसार है, फिर दोनों सदन के द्वारा पास किया जाएगा, फिर एसेंट, लास्ट एसेंट किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। बिल बिकम एन एक्ट। अब क्या होता है, बिल लास्टली क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जब एक्ट बन जाएगा तो वो लॉ लागू होगा, ठीक है, देश में। अभी लेजिस्लेटिव पावर आप लोगों ने देखा। फिर हम नेक्स्ट पीपीटी की बात करें तो यहाँ प्रोसीडिंग, हम इंट्रोडक्शन, डिबेट, इनेक्टेड बाय लॉ, ये सारे चीज होते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं बिल, कितने तरह के बिल हैं अब, ठीक है। इसमें देखो टाइप ऑफ बिल की बात करें ना तो 4 तरह के बिल्स हैं। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फर्स्टली हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल 107 से 108 आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। फिर हम मनी बिल की बात करें तो 110 आर्टिकल में मेंशन है। फिर फाइनेंशियल बिल 1 की बात करें तो 117 के 1 में मेंशन है, ठीक है। फिर हम फाइनेंशियल बिल 2 की बात करें तो वो हमारा आर्टिकल कितने 117 के 3 में मेंशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें तो 368 में मेंशन है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से ना बिल को देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन होता है बोथ लोकसभा राज्यसभा में, ऑर्डिनरी बिल के केस में किसी में भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा। अब मनी बिल के केस में ओनली लोकसभा में इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। या फिर फाइनेंशियल बिल 1 के केस में भी ओनली लोकसभा में इंट्रोडक्शन होगा। फिर दोनों फाइनेंशियल बिल 2 और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों में होता है, लोकसभा या राज्यसभा, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, ठीक है। फिर हम बात करें कि रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रायर रिकमेंडेशन
और ऑर्डिनरी विल के केस में मिनिस्टर या पुट ऑन द मेंबर, ठीक है, नोट रिक्वायर्ड, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन मनी विल और फाइनेंशियल विल 1 के केस में रिकमेंडेशन जरूरी है। किसका रिकमेंडेशन? प्रेसिडेंट का, ठीक है। फिर क्या होता है कि इन दोनों केस में को किसी भी तरह का रिक्वायर नहीं है। फिर अमेंडमेंट या रिजेक्शन बाय राज्यसभा, राज्यसभा के द्वारा हो सकता है ऑर्डिनरी बिल के केस में। अब देखो राज्यसभा के केस में हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल 1 बिल 2 में भी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। सिर्फ मनी बिल के केस में किसी भी तरह का जो है ना रिजेक्शन नहीं हो सकता या रिटर्न करने की पावर नहीं है, क्योंकि आप किस मनी बिल को लोकसभा में पेश कर सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन पावर सिर्फ किसको दिया गया है? राज्यसभा को। उसके बाद क्या होता है, वो बाइंडिंग भी नहीं होता, उसकी रिकमेंडेशन किसी भी तरफ से बाइंडिंग नहीं होती। 14 दिन के भीतर उसे रिकमेंडेशन देने होते हैं, फिर उस रिकमेंडेशन को ना मानना या ना मानना इसे लोकसभा पे निर्भर होता है, ठीक है। तो लोकसभा के पास सर्वे सर्वा है, ठीक है। फिर हम ज्वाइंट सिटिंग की बात करें तो समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनरी बिल के केस में समन किया जा सकता है। नो प्रोविजन, ज्वाइंट सिटिंग का किसी भी तरह का प्रोविजन किसमें नहीं है? मनी बिल के केस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं है, अदर सब में है, ठीक है। किसी भी तरह का ज्वाइंट सिटिंग हो सकता है। फिर साइड अब कह रहा है प्रेसिडेंट्स रोल, अब रिजेक्ट कर सकता, अप्रूव कर सकता है, रिटर्न कर सकता, ठीक है। किसी भी तरह का सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, या फिर कौन सा वीटो? सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अब मनी बिल के केस में रिजेक्ट, अप्रूव बट नोट रिटर्न, रिटर्न सस्पेंशन वीटो की पावर नहीं है। किसके केस में? मनी बिल के केस में। फिर हम देखते हैं रिजेक्ट, अप्रूव, रिटर्न भी कर सकता, रिजेक्ट, अप्रूव, ठीक है। अब हम कांट रिजेक्ट एंड रिटर्न, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए केस में ना ही रिजेक्ट कर सकता ना ही रिटर्न कर सकता, उसे मानना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी की बात करें तो आप देखो इंट्रोडक्शन प्रोसीडिंग तो होगा ही, ठीक है। फिर हम देखें फ्रीडम टू स्पीच इन हाउस, कुछ प्रिविलेज दिए गए मेंबर्स को, ठीक है। क्या क्या प्रिविलेज है? फ्रीडम टू स्पीच इन हाउस, कुछ भी बोल सकते हो, हाउस में फ्रीडम है आपका, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुछ फ्रीडम्स होते हैं, ठीक है। फिर फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केस, किसी भी तरह का सिविल केस रहेगा ना उसको फ्रीडम दिया गया अरेस्ट होने से। सिविल केस में अगर आपको क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, जैसे आम नागरिकों के ऊपर चलाई जाती है, ठीक है। तो अब देखो राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग, किसी भी तरह का राइट है, मना कर सकते हो, पब्लिक नहीं, पब्लिकेशन नहीं कर सकते। वो जो आपसी सलाहकार या फिर कैबिनेट की मीटिंग होती है ना, उसे आप किसी भी तरह का पब्लिक प्लेस में नहीं ला सकते, ठीक है। इस तरह के कुछ प्रोविजन है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। लोकसभा राज्यसभा का कुछ देखो, कुछ केसेस। लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल, ये सारे लोकसभा के, ठीक है। 25 ईयर्स का एज होना चाहिए और राज्यसभा के केस में 30 ईयर्स का एज होना चाहिए, कुछ डिफरेंस है, ठीक है। ये आप डिफरेंस लोकसभा के देख सकते हो और राज्यसभा के भी रिप्रेजेंटेड बाय राज्यसभा डज नॉट इनेक्ट एनी लेजिस्लेशन और बिल, ठीक है। अब कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा देखो दोनों का सारा कुछ दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपुल, काउंसिल ऑफ स्टेट, फिर उसके 25 ईयर्स, 35 ईयर्स और 30 ईयर्स एज, इस प्रकार के कुछ डिफरेंस दिए गए, ठीक है। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की कुछ पास स्पेशल 249 और 312, ठीक है। तो क्या करता है, इट कैन शिफ्ट आइटम्स ऑफ द स्टेट लिस्ट टू यूनियन और कंकरेंट, किसी भी तरह का स्टेट लिस्ट को वो यूनियन या कंकरेंट लिस्ट में क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। ये पावर है 249 की तरफ। अब क्या 312 की तरफ कोई किसी भी तरह का ऑल इंडिया इंडिया पब्लिक सर्विस को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। राज्यसभा के इतने पावर होते हैं कि वो किसी भी तरह का ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन या ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन वो क्रिएट कर सकता है। तीसरा पावर अंडर आर्टिकल 300, इमरजेंसी के केस में क्या होते हैं, एक्सटेंड करते हैं, अपने ड्यूरेशन को वो क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पावर, इट कैन अलोन इनिशिएट ए मूव फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकता है अकेला राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा का किसी भी तरह का रिमूवल में किसी भी तरह का रोल नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है। इस प्रकार से आज का लेक्चर ना हम यही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जुडिशरी पार्ट को देखेंगे, ठीक है। जुडिशरी में कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस प्रकार के सारे कोर्ट देखेंगे, ठीक है। तो अब हम हमारा लेक्चर खत्म होता है, थैंक यू, धन्यवाद।